मारुति सुजुकी का 40 से भी ज्यादा सालों का भरोसा, टोयोटा की रिलायबिलिटी और सेफ्टी, नेक्सा की प्रीमियम डीलरशिप और सर्विस, जब ये सब कुछ एक ही गाड़ी में मिलने लग जाए तो वो कोई ऑर्डिनरी गाड़ी नहीं, वो हो जाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ और इसका नाम है द ऑल न्यू मारुति सुजुकी इन्विक्टो। डिटेल वीडियो आज हम बनाने वाले हैं, सब कुछ बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। इन्विक्टो मेरे हिसाब से एक बहुत ही केपेबल प्रोडक्ट है। ड्राइव से स्पेसिफिकली स्टार्ट करते हुए मैं बताना चाहूँगा पावर। अब 2 लीटर का ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड होने की वजह से लगता है कि यार टॉर्क कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें आपको हाइब्रिड सिस्टम मिल जाता है, तो जो मोटर है वो असिस्ट करती है टॉर्क में, तो कभी भी आपको फन टू ड्राइव एलिमेंट कम नहीं लगने वाला। इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू हैव सम पावर। और अभी जैसे हम इसको इको मोड पे चला रहे हैं, आई नो आपको भी जानते हैं कि ड्राइव नॉर्मल और इसमें आपको स्पोर्ट्स मोड जो है वो ऑफर किया जाता है। एंड इन ड्राइव मोड्स में अगर हम इसको नॉर्मल मोड पे या इको पे भी चलाएं, चलो हम इसको स्विच करते हैं, हमने बटन प्रेस किया और ये आ गया अब इसका इको मोड। डिस्प्ले पे भी प्रॉपर एनिमेशन आती है। और उसके साथ साथ मैं अब पावर भी देना चाहूँगा तो मैं अच्छे से एक्सलरेट कर पाऊँगा और मुझे पावर मिल जाती है एक 2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से। अब वो टॉर्क क्यों मिल पाती है? बिकॉज मेरे पास ऑप्शन आ जाती है एक इलेक्ट्रिक मोटर की। 0 to 100 अगर आप इसके स्पोर्ट्स मोड में करेंगे तो आपको 9.5 सेकंड्स का रिजल्ट मिलता है, विच इज़ आई पर्सनली बिलीव इज़ अ वेरी इंप्रेसिव नंबर। और उसका रीज़न है इतना बड़ा साइज़, इसलिए मुझे ये इंप्रेसिव लगता है। टॉर्क अच्छी है, मोटर और बैटरी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे तरीके से इसके 2 लीटर इंजन को 186 PS की पावर और 206 न्यूटन मीटर स्टॉक प्रोवाइड करता है। अभी टॉर्क की डिलीवरी है जो मेजर है। कई बार होता है कि आपको 4000-3000 RPM पे मिलती है, लेकिन इस केस में आपको काफ़ी अर्ली किक इन कर जाता है इसका टॉर्क, बिकॉज इलेक्ट्रिक मोटर असिस्ट करती है। तो ये हाइब्रिड की जो चीज़ें हैं मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती हैं। सो पावर वाइज अगर आप इसे इनोवा डीजल के टॉर्क की नेचर से कंपेयर करोगे तो 19-20 का डिफरेंस आप महसूस करोगे इस पेट्रोल और डीजल के कंपैरेटिवली। और ये इको मोड है, अभी मैं स्पोर्ट्स मोड की बात नहीं कर रहा। ये आ जाता है इसका नॉर्मल मोड और साथ ही में आ जाता है इसका स्पोर्ट्स मोड। और स्पोर्ट्स मोड में इसकी एक्सप्रेशन और भी बेटर हो जाती है। तो स्पोर्ट्स मोड में ये है जो मेन आपको 9.5 सेकेंड्स का पिकअप टाइम यानी कि 0 to 100 टाइम मिलता है। अब हम थोड़ा सा स्लो करेंगे बिकॉज थोड़ी शॉप्स आ रही हैं। एनीवेज, बात करते हैं पावर डिलीवरी की। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है अब ECVT ट्रांसमिशन है, तो आप सोच रहे होगे कि रबर बैंड इफेक्ट है या नहीं। तो पावर में डिले एज सच कोई बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही माइनर डिले है जो कि यूजुअली CVTs में ज़्यादा होता है। बट क्योंकि ये ECVT है, हाइब्रिड है, इलेक्ट्रिक मोटर है, तो ये जो डिले है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो आपको चलाने में फन टू ड्राइव एलिमेंट तो फील होगा ही। अब देखो, अभी तो 2 लोग हैं गाड़ी में और काफ़ी लोगों का सामान, 4 लोगों का सामान है, 2 लोग गाड़ी में बैठे हैं, तो वेट कहीं ना कहीं कम ही है। अगर हम इस पर्टिकुलर व्हीकल की बात करें तो 7 सीट्स 8 सीट्स की ऑप्शन आपको मिलने वाली है। तो आप मैक्सिमम टाइम पे मेरे हिसाब से इसको जब ट्रिप पे लेके जाओगे तो ज़्यादा लोग बैठेंगे, फुल गाड़ी जाने वाली है, तो उस टाइम पे आपको पावर हिल्स पे मतलब इनफ मिलेगी। एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा मिल रही है, वाह कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। एक होती है कि न्यूट्रल मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको कमी की पावर की कमी महसूस होगी, बट ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी। तो बहुत ही बैलेंस्ड रहने वाली है, क्योंकि वो अगेन टर्बो चार्ज नहीं है, हाइब्रिड है ज़रूर, लेकिन मोटर और बैटरी इतनी बड़ी भी नहीं है कि आपको पूरी इलेक्ट्रिक टॉर्क जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखते हैं वो प्रोवाइड कर सके। तो गाड़ी का वेट ऑलरेडी काफ़ी है, गाड़ी में लोग अगर पूरे भरे हुए हैं तो थोड़ा सा पावर कंपैरेटिवली कम तो होगी ही। और तब माइलेज का भी फ़र्क आएगा। माइलेज के बारे में बात करेंगे, डोंट यू वरी। अभी अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, स्टीयरिंग एंड सस्पेंशन।
अब ड्राइविंग डायनामिक्स में बहुत ज़रूरी हो जाता है इसका स्टीयरिंग व्हील। मुझे पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगा इसका स्टीयरिंग। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, इट्स अ वेरी लाइट वेट, इट्स वेरी ईजी टू ऑपरेट। शहर में हो चाहे हाईवेज़ पे हो, आपके लिए इसको यूज़ करना इज़ वेरी ईजी। प्रिसाइज़ है, बिल्कुल फीडबैक प्रॉपर प्रोवाइड करता है। स्टीयरिंग से तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिटीज़ में काफ़ी लाइट हो जाता है, तो अगर आप वन हैंड ड्राइविंग भी रखना चाहते हो सिटीज़ में तो दिक्कत नहीं आती। हालांकि ऑलवेज वी रिकमेंड टू हैंड्स, बट स्टिल रियल लाइफ हम सबको पता है, मोस्टली ऐसे ही करते हैं जैसे मैं चला रहा हूँ। तो वन हैंड से भी अगर आप ड्राइव करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और प्लस ये है कि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होता है, ऐसा नहीं लगता कि आप एक बड़ी गाड़ी चला रहे हो स्टीयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए आई लव द स्टीयरिंग। और हाईवेज़ पे आपको एक वेट ऐड हो जाता है, जिससे आप अगर आप ट्रिपल डिजिट्स करना चाहते हो तो आप फिर भी आराम से बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हो। अब बारी आती है इसके सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन की अच्छी चीज़ कि काफ़ी बैलेंस्ड है, डायनामिक नेचर के साथ आती है, आपको मिल जाती है। क्वाइट कंफर्टेबल एज वेल, क्वाइट कॉन्फिडेंट एज वेल। लेकिन जिस चीज़ की मुझे थोड़ी सी चीज़ लगी वो है NVH लेवल्स। इंजन 2 लीटर का है, आइडल कंडीशंस में भी थोड़ी सी आवाज़ करता है। अगर तो मोटर पे चल रहा है फिर तो साइलेंट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जब इंजन है तब आवाज़ करता है, वाइब्रेशंस है। हार्शनेस नहीं कह सकते, बट नॉइस और वाइब्रेशंस है। इवन सस्पेंशन की जब हम जैसे स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो रोड नॉइस भी आपको काफ़ी ज़्यादा अंदर महसूस होती है। अब वो सस्पेंशन की वजह से भी है, टायर भी है, व्हीकल की जो स्ट्रक्चर है, बॉडी है, जिसकी शेप है, उसकी वजह से भी है। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं और कहीं ना कहीं इंसुलेशन में भी फ़र्क कहीं ना कहीं पड़ा होगा। हालांकि बोनट के पास दी गई है, लेकिन बोनट से इंजन की आवाज़ कम हो जाती है, जो कि अंदर उतनी ज़्यादा नहीं आती। अगर आप रेव ज़्यादा नहीं करते हो तो ज़्यादा रेस नहीं दोगे तो आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन रोड की वैसे नॉइस आती है। साइलेंट कैबिन मैं इस व्हीकल को नहीं कह सकता, जो कि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट इस प्राइस रेंज में एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ा सा साइलेंट कैबिन होना चाहिए। अब परफॉर्मेंस की ओवरऑल अगर बात करूँ ना, तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि आपके पास पैडल शिफ्टर्स हैं। तो अगर आप व्हीकल में फन टू ड्राइव एलिमेंट और ऐड करना चाहते हो तो आपको eCVT के साथ भी पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। यूजुअली पैडल शिफ्टर्स हमें DCT टॉर्क कन्वर्टर्स के साथ मिलते हैं, CVT से कम होते हैं कंपैरेटिवली, बट इसमें आपको मिल रहे हैं। अब तो CVTs में भी अच्छे खासे आ रहे हैं, Kia Seltos में है और होंडा में भी हैं। और अभी देखो, अब मैं ओवरटेक करना चाहता हूँ, इको मोड पे गाड़ी चल रही है और अभी नहीं करेंगे, कुछ सेकंड बाद करेंगे, बट आगे ट्रक है और मेरे को और ज़्यादा इंस्टेंट रिस्पांस चाहिए टॉर्क में। तो उस केस में कुछ नहीं करना मेरे को, मैं सिर्फ एक गियर डाउन करूँगा पैडल शिफ्ट से और रेस दे दूँगा। तो बहुत ज़्यादा क्विक रिस्पांस मुझे मिल जाता है और मैं पैडल शिफ्टर्स के ज़रिए गियर्स जो है वो चेंज कर पाता हूँ। और पैडल शिफ्टर से कहीं ना कहीं मेरा फन टू ड्राइव एलिमेंट और ज़्यादा ऐड हो जाता है। वो मेरे हाथ में है, अब पावर मेरे हाथ में हो जाती है, विच गिव्स मी अ वेरी गुड थिंग। बिकॉज कई बार हमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक गाड़ियों में चाहिए होता है कि मेरे को गियर डाउन करना है, तो हमें यहाँ से तो ऑप्शन मिल जाती है। ट्रिप्ट्रॉनिक्स यहाँ पर भी अवेलेबल है, स्पोर्ट्स मोड यहाँ से भी आप एक्टिवेट कर सकते हो। तो उसके अलावा पैडल शिफ्टर्स, ताकि आपके हाथ स्टीयरिंग पे रहें और यहाँ से आप पैडल शिफ्टर्स यूज़ कर पाए। तो मुझे पर्सनली पैडल शिफ्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं। स्पोर्ट्स मोड जब आप एक्टिवेट करते हो, यानी कि गियर लेवर को राइट साइड करके, तब भी आपके पास ऑप्शन रहती है गियर अपने अकॉर्डिंगली चेंज करने की। तो स्पोर्ट्स मोड पे करो और पैडल शिफ्टर्स यूज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से आप कर पाते हो। इंजन की रेव और हो जाती है, जैसे थर्ड गियर है, अब क्योंकि इंजन रेव ज़्यादा है तो सेकंड गियर नहीं करेगा, मैं करना चाहूँ भी, क्योंकि स्पीड मेरी ऑलरेडी 95 है। तो इस तरीके से मैं पैडल शिफ्टर्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसको राइट पे स्विच करके, ताकि मैं मैनुअली गियर शिफ्ट कर पाऊँ। तो मैनुअली गियर शिफ्ट करने के लिए, पैडल शिफ्टर्स यूज़ करने के लिए, ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट थोड़ा सा इसको राइट करो अपने गियर लेवर को, और चाहे पैडल शिफ्टर से करो, चाहे आप इस लेवर से भी गियर अप या डाउन कर सकते हो। अभी 6th है और आपको 6 स्पीड ही ये CVT जो है वो मिल जाता है, 6 स्टेप CVT। 6 स्पीड कहना थोड़ा गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट आता है इसकी विजिबिलिटी। अभी बड़ी गाड़ी है, इसमें अच्छी चीज़ ये हो जाती है कि आपको सिटिंग पोजीशन काफ़ी अप मिल जाती है। हाइट एडजस्टेबल सीट्स है, तो आप एडजस्ट करके उसको और ऊंचा रखना चाहते हो तो कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहती है। लेकिन विजिबिलिटी वाइज बताना चाहूँगा, क्योंकि अब ये SUV फील आपको देने वाली है, तो बोनट की विजिबिलिटी प्रॉपर मिलेगी, अच्छी खासी ORVMs मिल जाते हैं, IRVM ऑटो डिमिंग मिल जाता है। नुकसान इसका IRVM से याद आया कि इसमें रैटलिंग नॉइस बहुत आ रही है, और सिर्फ इसी व्हीकल में नहीं, मैंने 2-3 व्हीकल्स और भी देखे
तो रोड पे इसकी थोड़ी सी रैटलिंग नॉइस है, जो कि एक नए व्हीकल में तो एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए। ये मेरी शिकायत एक अभी तक है, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस पर्टिकुलर व्हीकल में। बट ORVM पे और थोड़ी सी पीछे एक आवाज़ है जो मैं भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि किस चीज़ की आ रही है, बट ची ची है थोड़ी सी। कंफर्ट वाइज डेड पेडल का साइज़ बहुत अच्छा है। स्टीयरिंग व्हील का फीडबैक के साथ साथ आपको ग्रिप अच्छी मिल जाती है। आर्मरेस्ट आपको प्रॉपर मिल जाती है दोनों साइड पर, और सीट्स में आपको वेंटिलेटेड सीट्स तो मिल ही रही हैं, जिससे मेरी राइडिंग, ड्राइविंग, हाईवे ड्राइव बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। ओवरऑल गाड़ी में अच्छी चीज़ें मैं आपको रोड प्रेजेंस वाइज बताना चाहता हूँ। अब इनोवा हाई क्रॉस के कंपैरेटिवली ग्रिल हमें पता है चेंज है, अलॉय व्हील्स हमें पता है चेंज है, तो थोड़ा सा डिफरेंस ऐड हो जाता है। अब इस रोड प्रेजेंस, इस डायमेंशंस के साथ जो लुक्स हैं रोड पे, वो तो बहुत अच्छी आती हैं। एक बड़ी गाड़ी वाली, एक प्रीमियम गाड़ी वाली आपको फील आती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग्जरी पूरी। लेकिन बस मुझे यही है कि अलॉय व्हील साइज़ मुझे थोड़ा सा छोटा लगा है। पर उसके अलावा गाड़ी जब सड़क पर है, चाहे इसके फ्रंट लुक हो जिसमें ऑल LED हेडलैम्प सेटअप, ऑल LED DRL, फॉग लैंप्स तो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, बट DRLs के साथ और इंडिकेटर के साथ इसका लुक कंप्लीट हो जाता है। और ग्रिल नई वाली बहुत अच्छी लग रही है, और ओवरऑल जो पूरा लुक है फ्रंट का, वो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा है और हर किसी को पसंद भी आता है। रही बात इसके साइड प्रोफाइल की, तो साइड भी लेंथ काफ़ी लंबी है, अगेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाड़ी हो जाती है। और लीग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में रियर जो है वो भी आपको इम्प्रेसिव लगेगा। बट कुछ कार्स ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन की होती है। फॉर इंस्टेंस किया सेल्टोस, मुझे पर्सनली उसका लुक बहुत अच्छा लगता है। वैसी फील आपको इन्विक्टो, इनोवा हाई क्रॉस, इन गाड़ियों में नहीं आती। वैसी फील आपको और गाड़ियों में हो सकता है आए। फ्रॉन्क्स का रियर एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वेन्यू का रियर मुझे बहुत सही लगता है। कई बार कोई गाड़ी देखते हो ना, तो आपको लगता है कि यार ये गाड़ी बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं आप। पहला प्रो, मेरे हिसाब से इंटीरियर की क्वालिटी इज़ रियली गुड। चाहे पूरा इसका डैशबोर्ड हो, ये सॉफ्ट टच मटेरियल में आ जाता है। बटन्स की बात करें, हैप्टिक फीडबैक से लेकर गियर नॉब की, स्टीयरिंग व्हील की, यहाँ के बटन्स की, हर जगह क्वालिटी इज़ अप टू द मार्क। इंटीरियर की प्रीमियमनेस तो आप देख ही रहे होगे, वर्टिकल सेंटर कंसोल हो या फिर इसकी प्रॉपर सॉफ्ट टच लेदरेट मटेरियल्स। बताना चाहूँगा कि फीचर्स में भी कोई कमी नहीं है। 10.1 इंचेस की बड़ी स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो आपको मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ऑटोमेटिक AC, CVT ट्रांसमिशन, वेंटिलेटेड सीट्स, साथ में पावर्ड इलेक्ट्रिक सीट्स, मेमोरी फंक्शन के साथ पावर टेल गेट, ये सारे फीचर्स इस व्हीकल को कंप्लीट बनाते हैं, चाहे वो डिजिटल क्लस्टर ही क्यों ना हो, चाहे वो इसके कनेक्टेड फीचर्स। अब बारी आती है एक ऐसे कॉन की जो मुझे थोड़ा सा बड़ा कॉन लगा है, यानी कि कमी, वो है 360 डिग्री कैमरास की क्वालिटी। मुझे लगता है जितना प्राइस इस व्हीकल का है उसकी क्वालिटी बेटर होनी चाहिए थी। अब ये है इसका 360 डिग्री कैमरा, जिसकी क्वालिटी इज़ ओकेश। सराउंडिंग्स चेक कर सकते हो, अलग अलग एंगल्स आपको ज़रूर मिल जाते हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर पाएंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि थोड़ी सी क्वालिटी कुड हैव बीन बेटर। व्हाट डू यू थिंक, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दूसरा कौन आ जाता है इसका यूज़र इंटरफेस। ये भी देख सकते हैं, जिस तरह की ये गाड़ी है, जितनी प्रीमियम ये गाड़ी है, उतनी प्रीमियम इसकी टच स्क्रीन का लेआउट, इसका डिज़ाइन नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि इसमें भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब अगर आप डोर साइड को ध्यान से देखेंगे तो क्वालिटी अच्छी लगती है, मेमोरी फंक्शंस के बटन मिल जाते हैं, क्रोम है, शैम्पेन गोल्ड का कॉम्बिनेशन है, ये सब अच्छा लगता है। लेकिन एक फीचर जो मुझे पर्सनली मिसिंग लगता है वो है इसकी स्पीकर सिस्टम। 6 स्पीकर सिस्टम मिलता है अब नेक्सा में। प्रॉब्लम ये है कि मैं सिर्फ इनोवा हाई क्रॉस के 9 JBL स्पीकर्स के साथ कंपेयर नहीं कर रहा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्राइस पर ही आती है, एटलीस्ट किसी ब्रांड के, बोस के, JBL के या इन्फिनिटी के स्पीकर्स होने ज़रूरी थे, चाहे 6 ही होते, 7 स्पीकर्स होते। बिकॉज इनका म्यूज़िक एक्सपीरियंस भी हमने जब लिया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा जिस प्राइस में ये आती है उस हिसाब से। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। अब इस गाड़ी का लास्ट कॉन, यहाँ पर आपको एक अलॉय व्हील नज़र आ रहा है, दिखने में अच्छा लग रहा है, क्रिस्टल कट है, 17 इंचेस है, व्हील साइज़ भी बढ़िया मिल जाता है। बट मुझे ये कहीं ना कहीं लगता है कि व्हील आर को लेकर या गाड़ी के साइज़ को लेकर थोड़ा सा साइज़ इसका भी बड़ा होना चाहिए था। 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स की कमी तो आपको महसूस होगी ही होगी। अब आपके मन में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई देती कितना है माइलेज। मारुति सुजुकी क्लेम तो करता है 23.24 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन एक्चुअल में इसकी माइलेज कितनी है? तो सिटीज़ और हाईवेज दोनों पे 2 लोगों के साथ चलाने के बाद जो हमने एक्सपीरियंस किया है, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा सिटी की माइलेज
20 से 22 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आप सिटी में अचीव कर सकते हो, डिपेंडिंग आपकी ड्राइविंग कैसी है, डिपेंडिंग कितना ट्रैफिक है। एक तो ट्रैफिक होता है बम्पर टू बम्पर, उसमें माइलेज थोड़ी कम आएगी। एक होता है कि जिसमें फ्रीक्वेंट आपकी ब्रेक्स लग रही हैं, उसमें माइलेज आपकी ज़्यादा आएगी। और एक होता है कि बिल्कुल सिर्फ चौक पे रुकना पड़ रहा है, यानी कि लाइट्स पे रुकना पड़ रहा है, उस पर भी माइलेज आपकी बहुत अच्छी आ जाएगी। और रही बात हाईवेज़ की, तो हमें 19 से 20 के बीच में इसने माइलेज दी है 2 लोगों के साथ। जब ये 6 लोग हो जाएंगे या 5 लोग भी होंगे, सामान भी होगा, तो ये माइलेज आराम से 1.5 से 2 किलोमीटर पर लीटर गिर जाएगी। बट दैट्स क्वाइट ओके। आप गाड़ी का साइज़ देखो, गाड़ी पेट्रोल इंजन के साथ आती है, तो इतनी माइलेज तो सही है। लेकिन अगर मैं आपको एक सही चीज़ बताऊँ, मैं इसका करना चाहूँगा डिटेल्ड माइलेज टेस्ट, तो मैं मारुति सुजुकी से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई हमें थोड़ी देर के लिए गाड़ी दो, इसका एक अच्छे से टैंक टू टैंक टेस्ट करते हैं, सिटीज़ हाईवेज़ मिक्स करके भी, तो आप लोगों को एक अच्छा खासा आइडिया मिल पाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको एक पेट्रोल इंजन के साथ डीजल जितनी माइलेज मिल रही है, टॉर्क अच्छी मिल रही है, और कहीं ना कहीं आप एक नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ते हो जो कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। प्रीमियम गाड़ी है तो कंफर्टेबल होना भी इसका ज़रूरी हो जाता है। सीट्स की क्वालिटी इज़ रियली गुड, फीचर्स वाइज 8 वे आपको एडजस्टेबल सीट, वेंटिलेटेड सीट्स, फ्रंट सीट्स में सब कुछ मिल जाता है। और अच्छी चीज़ पता है, हिडन चीज़ें लगती हैं, छोटी छोटी चीज़ें बहुत बढ़िया लगती हैं। इस तरीके का कप होल्डर जो कि एसी वेंट के साथ रखा गया है, जहाँ पर आप अपना कप या ग्लास या इस तरह बॉटल रख सकते हो, जो कि काफ़ी हद तक ठंडी रहने वाली है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये नहीं कि ये ठंडा करती, सबसे अच्छी बात यह है कि जब ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, कितने अच्छे तरीके से इंटीग्रेट हो गया। कोई बता ही नहीं सकता कि यहाँ पर एक कप होल्डर हिडन है। दैट्स वेरी इनोवेटिव। और इतना ही नहीं, ओवरऑल कंफर्ट वाइज मेरे को सॉफ्ट टच मटेरियल हर जगह देखने को मिल जाता है, और सीट्स में स्पेस पूरी मिल जाती है। डेड पेडल फॉर द ड्राइविंग, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, और ये सब तो ड्राइव में भी हमने अच्छे से बताया, बट सीट्स की क्वालिटी इज़ रियली रियली गुड। इंटरेस्टिंगली को ड्राइवर वाली साइड भी देखोगे तब भी आपको ग्लव बॉक्स में अच्छी खासी स्टोरेज मिल जाती है, और उसके ऊपर भी सामान रखने की जगह है। सेकेंड रो, यहाँ पर भी कंफर्ट पूरा है। डेडिकेटेड एसी वेंट से लेकर पैनोरामिक सनरूफ का बड़ा व्यू, डेडिकेटेड लाइट से लेकर प्लेंटी ऑफ लेग रूम, जहाँ पर स्टोरेज भी आपको मिल जाती है। फुट रूम थोड़ा सा कम हो सकता है बिकॉज इसके एक जो पूरा स्टोरेज एरिया उसको ऑक्यूपाई कर रखा है। बट अगर ओवरऑल कंफर्ट की बात करें तो अंडर थाई सपोर्ट से लेकर शोल्डर रूम आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, चाहे वो इसकी आर्मरेस्ट, चाहे वो इसके प्रॉपर कप होल्डर, सब कुछ आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिलता है। प्रॉपर बड़ी पैडिंग मिल जाती है जिसके ऊपर आप अपना सामान भी रख सकते हो, और कप होल्डर्स तो आपके बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आ ही जाते हैं। साथ में अगर आपको अपने टैबलेट या फ़ोन चार्ज करने तो टाइप सी के फास्ट चार्जिंग दो पोर्ट्स भी मिल जाएंगे, और कंफर्ट के लिए आपको रियर सनशेड कर्टन्स भी प्रोवाइडेड हैं, जिसके अंदर एटलीस्ट कोई लाइट ना आए तो आप आराम से रिलैक्स करना चाहो तो कर सको। थर्ड रो में जाना काफ़ी ज़्यादा आसान है बिकॉज फ्रेम बड़ा मिल जाता है, और अगली सीट को अपनी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने के बाद लेग रूम भी मिल रहा है। पूरा पीछे होकर बैठूँ तो फुट रूम भी है, लेग रूम भी 2 फिंगर्स 3 फिंगर्स थोड़े टाइट, 2.5 फिंगर्स जितना आपको मिल जाता है। माई हाइट इज़ 5'9", फीचर सारे मिल जाते हैं, फैसिलिटीज सारी मिल जाती हैं। 3 बच्चे तो आराम से बैठ सकते हैं, एडल्ट टाइट होकर बैठ जाएंगे। लेकिन रेयर एसी वेंट्स हैं, प्रॉपर लाइट प्रोवाइडेड है, सीट बेल्ट भी आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए दी है, साथ में हेडरेस्ट है वो भी, साथ में आपको हेडरेस्ट भी ऑफर किए जाते हैं। और इतना ही नहीं, ये वाली जो सीट्स हैं इन्हें रिक्लाइन करके भी आपके पास बूट स्पेस बच जाती है, क्योंकि रिक्लाइन करना ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको ज़्यादा कंफर्ट चाहिए तो रिक्लाइन करो, कंफर्टेबल भी इंजॉय करो थर्ड रो को भी। गाड़ी के अंदर तो कंप्लीट कंफर्ट मिल जाता है, लेकिन सामान रखने में भी पूरा कंफर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक मैसिव मिल जाती है बूट स्पेस, और वो भी पावर टेल गेट के साथ। तो आपको ऐसे पंगे नहीं लेने पड़ते कि हाँ मेरे को ज़ोर से खोलना पड़ेगा या कुछ। देख सकते हो बड़ा आइस बॉक्स बहुत इजीली आ जाता है, साथ में फर्स्ट एड किट है हमारा। ये 50 किलो का जो पूरा बैग है वो भी बहुत ईजी तरीके से यहाँ पर प्लेस किया जा सकता है। और पहले भी मैंने आपको प्लेस करके दिखाया कि सीट्स रिक्लाइन करने के बावजूद आपके पास स्पेस बच जाती है। और ये देखो, मैं आपको पीछे से फिर से दिखा देता हूँ। इनको मैं रिक्लाइन करना चाहता हूँ, रिक्लाइन कर सकता हूँ। आइस बॉक्स भी है और मेरा बैग भी है, और इसी बैग में आपके लिए सारी वीडियोस जो है वो बनती हैं, फिर भी आपके पास स्पेस है। अब इस 239 लीटर्स की सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, ये अप स्ट्रेट है, तो बड़े बैग्स ईजिली रखे जा सकते हैं। सुनने में नंबर कम लगता है, बड़ी प्रैक्टिकल ज़्यादा है। और अगर आपको फिर भी उससे भी ज़्यादा बूट स्पेस चाहिए तो कुछ नहीं करना, एक सीट फोल्ड करो, आपके पास फ्लैट फ्लोर पूरा बन जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सामान आप रख सकते हो। दोनों सीट्स फोल्ड कर दो तो 690 लीटर्स की बड़ी बूट स्पेस बन जाती है। चाहे पूरा गद्दा लगा लो, मैट्रेस लगा लो, कैंपिंग करो, एंजॉय करो। और पावर टेलगेट को तो आपको मिल ही रहा है। जब मौसम ऐसा हो और गरम गरम पकौड़े मिल जाएं, मज़ा आ जाता है। और
लोकेशन इतनी अच्छी हो और इन्विक्टो ड्राइव करने को मिल जाए तब भी मज़ा आ जाता है। ड्राइव रिव्यू तो हमारा पूरा हो गया, गाड़ी को समझ लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ी बारिश होने लगी तो उसके लिए हमें इस तरीके से एक आउटर रखनी पड़ रही है। बट लेट मी टेल यू अबाउट द व्हीकल। कंक्लूजन, कौन सा वेरिएंट लिया जाए? जेटा प्लस 8 सीटर ले, नहीं तो सीधा अल्फा प्लस। जेटा प्लस के 7 सीटर में अपना पैसा मत वेस्ट करना, सीधा लो अल्फा प्लस। और एडस की कमी डेफिनेटली महसूस होगी, लगेगा कि इतने पैसे पे कर रहे फिर भी एडस नहीं मिल रहा, तो वो थोड़ा सा मन में आ सकता है। उसके अलावा सारे फीचर्स ऑलमोस्ट आपको मिल ही जाते हैं। माइलेज अच्छी मिल जाती है, माइलेज नहीं देखा तो उसे चेकआउट ज़रूर कर लें। दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग दी मारुति सुजुकी इन्विक्टो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।